कुमार पुनः एक बार आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स। पिछले क्लासों में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं कूलॉम्ब के नियम के द्वारा हम कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि स्थिर वैद्युत बल, जिसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। उससे संबंधित बहुत सारी बातों को हम लोग जान चुके हैं। कूलॉम्ब के नियम के से ही रिलेटेड हम लोग टर्म्स सारे पढ़ रहे हैं। इसमें पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कूलॉम्ब के नियम का सीमा क्या होता है, यानी कि इसका लिमिटेशन कहाँ तक है। अर्थात कूलॉम्ब का नियम जिसमें बताया गया था कि कूलॉम्ब का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। इसके अलावा इसका कुछ परास होता है जिसका मान 10⁻⁻10 से अनंत तक होता है। 10⁻⁻15 से कम दूरी के लिए यह लागू नहीं होता है, क्योंकि उससे जब कम दूरी होता है तो उसके बीच आपका जो प्रबल नाभिकीय बल होता है वह लागू हो जाता है, जिसके कारण आपका वहाँ पे कूलॉम्ब का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो दूरी होती है, अब आकर्षण बल लगने के कारण वह दोनों बहुत नज़दीक आ जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे स्थिर वैद्युत बल की गणना नहीं किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग है, इसका मुख्य महत्व है कि इसके द्वारा हम नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले बल को हम आसानी से समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण धन आवेश होता है और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ऋण आवेश होता है। तो उनके बीच के लगने वाले बल को हम स्थिर वैद्युत बल कूलॉम्ब के नियम के द्वारा स्थिर वैद्युत बल की सहायता से इसको हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। यह इसका महत्व है और इसके कारण ही वहाँ पे दो प्रकार के कणों के बीच स्थिर वैद्युत बल की सहायता से कूलॉम्ब नियम के द्वारा जो स्थिर वैद्युत बल लगता है, जिसके द्वारा वह आपस में जुड़ करके किसी अणु का निर्माण करता है या परमाणुओं के समूह को बनाता है, और उसके द्वारा परमाणुओं को, माने एक से अधिक परमाणु होता है तो आप जानते हैं उसको अणु कहते हैं। परमाणुओं को और अणुओं को आपस में बांध करके वह ठोस बनाए या द्रव बनाए, वह जिस रूप में आपको प्राप्त होता है अणु या परमाणु, यह कूलॉम्ब के नियम के द्वारा जो भी आयनिक बनते हैं पदार्थ, वह सारे इस कूलॉम्ब के नियम के द्वारा लगने वाले स्थिर वैद्युत बल की सहायता से प्राप्त होते हैं। यह आपके कूलॉम्ब के नियम का इंपॉर्टेंस है। अब हम जानेंगे कि कैसे दो आवेशों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है, उन दोनों का क्या अनुपात होता है। तो आइए एक और हम जानते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग को करना है अभी। यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकाले हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल के सापेक्ष कितना गुना होता है, या गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर वैद्युत बल के सापेक्ष कितना होता है। तो यहाँ पे दो आवेश जो अभी हमने पढ़ा कि किसी भी परमाणु में नाभिक होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच बल लगता है। इलेक्ट्रॉन का भी कुछ द्रव्यमान होता है और प्रोटॉन का भी कुछ द्रव्यमान होता है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हम स्थिर वैद्युत बल निकालेंगे और हम उसका गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे, और उसके बाद उसको हम भाग दे करके निकालेंगे उसका अनुपात, उसका रेशियो। हम क्या करते हैं, माना कि किसी परमाणु में नाभिक में शामिल, नाभिक में मत लिखिए, परमाणु में शामिल इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान क्रमशः Me तथा Mp है। मतलब यह हो गया, Me का मतलब हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Mp का मतलब हो गया मास ऑफ प्रोटॉन। एवं दोनों कणों के बीच लगने वाला
दोनों कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल Fg है। Fg मतलब हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम से या हम लोग गुरुत्वाकर्षण में पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन में, उसके द्वारा उन दो कणों के बीच जो लगने वाला बल होता है वह दोनों कणों के द्रव्यमान के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि Fg इज इक्वल टू G और क्या होगा, Me हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और Mp हो गया मास ऑफ प्रोटॉन बटा r²। यहां देखिए कि यह दोनों का मास हो गया, एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। इसको हम कर देते हैं समीकरण नंबर 1। पुनः यदि दोनों कणों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल अब देखिए आप, स्थिर वैद्युत बल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया। लगने वाला स्थिर वैद्युत बल Fe मान लेते हैं इसको है। तो अब इसका तो आप जानते हैं कैसे लिखेंगे, Fe इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है कि फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r²। यहां पर नाभिक का आवेश +E और इलेक्ट्रॉन का आवेश -E और बटा कितना हो गया r²। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं यहां पर, इसका मान तो हम जानते हैं, अभी इसको रहने दें। इसका मान जानते हैं Fe इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू प्लस माइनस E²/r²। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखेंगे यहां पर, देखिए यहां पर क्या आएगा कि अब 1 में 2 से भाग दे देते हैं। अब 1 में 2 से भाग देने पर, ध्यान दें थोड़ा, भाग देंगे तो क्या होगा, 1 का Fg बटा Fe। तो Fg का मान हो गया G इंटू Me इंटू MP बाई r² डिवाइडेड बाई 9 गुना 10⁻⁹ गुना -E² बटा r²। अभी क्या हो जाएगा, Fg/Fe इज इक्वल टू G इंटू Me इंटू MP बटा r² गुना r² ऊपर हो जाएगा, या नीचे आएगा तो 9 गुना 10⁻⁹ माइनस गुना -E²। देखिए r² से r² कैंसिल हो जाएगा। अब सबका वैल्यू रख देंगे तो Fg बटा Fe इज इक्वल टू
जी का मान होता है 6.674 गुना 10 का पावर -11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 गुना 10 का पावर -31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 गुना 10 का पावर -27 kg बटा 9 गुना 10 का पावर 9 गुना -e का स्क्वायर। तब e का वैल्यू रख देंगे, इलेक्ट्रॉन का यह आवेश के द्वारा हो जाएगा, कितना होगा 1.602 गुना 10 का पावर -19 का स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे Fg बटा Fe का। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसके कैलकुलेशन से हमें क्या मिलता है। इसको हटा देते हैं। अब देखेंगे कि इससे हमें क्या मिलेगा। थोड़ा इसको चेंज कर लें। इसको पलट लीजिए, Fe बटा Fg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह ऊपर और यह नीचे, तो ये हो जाएगा 9 गुना 10 का पावर -9 गुना -1.602 गुना 10 का पावर -19 का स्क्वायर बाई, यहां से गुना कर लीजिए 6.674 गुना 9.1 गुना 1.67 गुना, अब देखिए इस सब को कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस है, यह भी माइनस है, यह भी माइनस, सब 10 का पावर है। तो 7 1 8 1 9 और 2 3 5 1 6, यानी कि 10 का पावर -69। जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो यह आएगा 2.3 गुना 10 का पावर -39। इसको आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, Fe बटा Fg, यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल 2.3 गुना 10 का पावर -39 गुना होता है। किससे? तो दोनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के सापेक्ष। यह रिजल्ट याद रखेंगे क्योंकि इसके द्वारा न्यूमेरिकल तो नहीं बना, लेकिन यह आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, यह सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन दे सकता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का अनुपात क्या होता है, या गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर वैद्युत बल का कितना गुना होता है। तो इससे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं, इसके बाद हम लोग जानेंगे आवेश और द्रव्यमान के बारे में, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल में द्रव्यमान आया है और यहाँ पर स्थिर वैद्युत बल में आवेश आया है। तो यहाँ पर यह जानेंगे कि आवेश और द्रव्यमान में क्या डिफरेंस है, यह कैसे एक दूसरे के से अलग होता है, दोनों में कोई समानता नहीं है। तो आइए देखते हैं अब अंतर। तो अभी हम लोग जाने हैं कि दो पिंडों के, यानी कि किसी परमाणु के दो कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल, उनका अनुपात क्या होता है। तो एक में हम लोग देखे कि द्रव्यमान का प्रयोग हम लोग किए थे और एक में आवेश का प्रयोग किए थे। तो जब द्रव्यमान और आवेश दोनों की बात आती है तो दोनों में डिफरेंस भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि दोनों के बीच लगने वाले बल की ही हम गणना किए हैं। तो यहाँ पर हम आवेश और द्रव्यमान में डिफरेंस जानेंगे कि आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। तो किसी भी वस्तु पर जब आवेश होता है, वह उसकी प्रकृति जो होती है वह तीन प्रकार की हो सकती है। या तो उस पर धन आवेश हो सकता है, या ऋण आवेश हो सकता है, या कोई आवेश भी नहीं हो सकता है। जैसे हम कण की बात करें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर धन आवेश, प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन द्रव्यमान जो होता है यह हमेशा धनात्मक होता है या ऋणात्मक नहीं होता है। द्रव्यमान परिमाण को बताता है, पदार्थ की मात्रा को बताता है, इसलिए यह कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है।
आप जानते हैं, पढ़े हुए हैं आवेश के प्रॉपर्टीज में कि आवेश क्वांटीकरण का गुण दिखाता है। क्वांटीकरण का गुण कहने का मतलब कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वह आवेश के परिमाण 1.602 गुना 10 का पावर माइनस 19 का पूर्णांक गुणज होता है, जिसके लिए हमने बताया कि Q बराबर प्लस माइनस NE होता है, वो उसी रूप में होता है। लेकिन जो द्रव्यमान होता है या क्वांटीकृत नहीं होता है, यह किसी का पूर्णांक गुणज नहीं हो सकता है, यह हमेशा अलग अलग होता है। प्रत्येक पार्टिकुलर किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा अलग होता है, किसी भी एक निश्चित परिमाण का पूर्णांक गुणज नहीं होता है। इसके बाद तीसरा क्या है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, यानी कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। अगर किसी पदार्थ पर कुछ आवेश है तो दूसरे पदार्थ पर जाएगा तो उसी का स्वरूप जाएगा, जिस मात्रा में जाए, जिस रूप में जाए, लेकिन यह हमेशा संरक्षित रहता है, यानी कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। लेकिन आवेश हमेशा करता है किसी भी स्थिति में, लेकिन द्रव्यमान जो होता है यह संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, लेकिन कब, जब पिंड विरामावस्था में होता है तब, या बहुत कम वेग से गतिशील हो तभी संरक्षण का पालन यह करता है। इसके बाद आवेश पिंड के चाल पर निर्भर नहीं करता है, पिंड की चाल क्या है उससे आवेश को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है। इसके अलावा विद्युत परिपथ में आवेश, अगर परिपथ में कोई आवेश है तो उसमें जड़त्व का कोई गुण क्रियाशील नहीं होता है, क्योंकि वह मात्र एक प्रभाव है जो किसी पर दिखाई देता है। रेखीय गति में द्रव्यमान जो है वह जड़त्व का काम करता है। आप जैसे भी आप गतिशील हो, वहां पे जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व का परिमाण उतना ही ज्यादा होता है, वह उतना ही ज्यादा प्रभाव देता है। यानी कि रेखीय गति में द्रव्यमान जो है वह जड़त्व के परिमाण को देता है। अब यहाँ पर आवेश और द्रव्यमान जान गए, तो हम लोग अब जानेंगे गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल में भी डिफरेंस। इसको आप लोग कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो अगले क्लास में इसको हम कराएंगे। समझ लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग पढ़े हैं, स्थिर वैद्युत बल पढ़े हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो दो पिंडों के द्रव्यमान के बीच क्रियाशील होने वाला बल है। जबकि स्थिर वैद्युत बल क्या है, तो दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल होता है। वहीं जो आपका F, अभी हमने अनुपात भी निकाला है, उसमें जो परिमाण है उसके सापेक्ष हम बता सकते हैं कि जो स्थिर वैद्युत बल के सापेक्ष आपका क्या कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना होता है, या गुरुत्वाकर्षण बल के सापेक्ष स्थिर वैद्युत बल कितना गुना होता है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नहीं लिखेंगे तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिफरेंस को बताएंगे, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम नियम का वेक्टर स्वरूप, यानी कि कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कूलाम्स लॉ क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। धन्यवाद। पुनः अगले क्लास